हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आईएएस जो हमारा एग्ज़ाम है, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, वो इंडिया का सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम्स है। और सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का थर्ड सबसे टफ एग्ज़ाम में ये माना जाता है कि वर्ल्ड का सबसे थर्ड सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है यूपीएससी का एग्ज़ाम। दोस्तों, इतना टफेस्ट होने के बाद भी और इस एग्ज़ाम में इतने बच्चे लगे हुए हैं, इसके बावजूद भी क्या आपने ऐसा सोचा है कभी कि यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको समझना इतना मुश्किल क्यों है, इतना जटिल क्यों है? जबकि इस क्षेत्र में इतने सारे लोग लगे हुए हैं, इसमें इतना सारा बिजनेस है, इतने सारे कोचिंग्स चल रहे हैं बड़े बड़े टाइप के, लेकिन फिर भी इस सिलेबस को समझना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है? ऐसा क्यों है कि आईएएस को पास करना इतना मुश्किल है? यहाँ तक कि ऐसा है कि इसका सिलेबस को समझना भी कठिन है। और ये सवाल आज भी, जैसा मुझे लगता है आपने भी ये नोटिस किया होगा, कि ये सवाल आज से नहीं बल्कि कई सालों से चला आ रहा है और ये आज भी बिल्कुल उतना ही कठिन है इस सवाल को समझना कि आखिर यूपीएससी के सिलेबस को पूरा कैसे किया जाए, आखिर इसको पढ़ा कैसे जाए, पूरा पढ़कर इसको समझा कैसे जाए। तो दोस्तों, यूपीएससी की जो तैयारी है वो दो तरीके से ज़्यादातर होती है। एक तो या तो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं, या तो दूसरा है कोचिंग ले सकते हैं मतलब। तो दोस्तों, जो सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करते हैं उसकी तो मुश्किल बहुत ज़्यादा ही होती है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से जो प्रिपरेशन करते हैं उनको तो पहले ये समझने में टाइम लग जाता है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको समझा कैसे जाए, पढ़ा कैसे जाए। अगर कोई बच्चा जिसने अभी तैयारी स्टार्ट करी है तो सबसे पहले तो सिलेबस के बिना तो कुछ होगा नहीं। मुझे लगता है कि मे बी ऐसा होता है कि जब वो सिलेबस पढ़ने बैठते हैं कि सिलेबस जो इतना जटिल बनाया गया है, इतना साइंटिफिक तरीके से बनाया हुआ है, वो एक एक वर्ड है लेकिन उस वर्ड के जो मायने हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह डिफाइन किया गया है सिलेबस को। तो जब वो पढ़ने बैठते हैं कि हाँ मुझे इस सिलेबस को कवर कैसे करना है, तो ये वीडियोस वगैरह यूट्यूब वगैरह गूगल वगैरह सर्च करते करते मुझे लगता है कि 5-6 मंथ तो ऐसे ही खत्म हो जाता होगा सिर्फ सिलेबस समझने में। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि 5-6 मंथ जब सिलेबस पढ़ने में खत्म हो चुका है तो वो बच्चा का क्या माइंड होता होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ाई करने के बाद, जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ क्या ऐसा थोड़ी ना है कि बहुत टाइम रहता है कि हाँ मतलब अभी समझो 3-4 साल उसके बाद पढ़ना, अभी क्या है, ऐसा तो नहीं है। उस पर उस समय समाज का ऐसा प्रेशर रहता है, फैमिली का ऐसा प्रेशर रहता है, और इंसान का भी अपना खुद का इतना प्रेशर रहता है कि बहुत जल्दी से सेटल होना है। तो ये सभी एक ट्रैप होता है, ये सभी यूपीएससी के ट्रैप पे एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कोचिंग के बारे में कि क्या अगर कोचिंग हम पढ़ लेते हैं, कोचिंग में से ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो क्या हम लोगों को तुरंत यूपीएससी का सिलेबस समझ में आ जाता है, या जो कोचिंग वाला है यूपीएससी का सिलेबस समझा देते हैं? तो नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी में जो पढ़ाया जाता है वो बेसिक वगैरह यूपीएससी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ज़रूर होता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। कुछ चीज़ों पे थोड़ा बहुत मतलब दिखाया जाता है, बताया जाता है कि हाँ इस तरह से पढ़ना है, चीज़ों को इस तरह समझना है, इस वे में लेके चलना है, लेकिन पूरी तरह अच्छी तरह नहीं समझाया जाता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। तो बात दोस्तों ये नहीं कि कोचिंग वाले नहीं समझाते हैं, दोस्तों बात ये है कि कोचिंग इतना बड़ा व्यवसाय है, कितना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद भी क्या ऐसा नहीं है कि बच्चों को वो गुमराह करते हैं, वो बच्चों को समझाते नहीं है कि पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ना, उसको पूरा कैसे करना है। और जो बच्चे हैं वो पैसे खर्च करते हैं कोचिंग की तरफ, इतना ज़्यादा पैसे लगाते हैं। आपको ही पता है कि कोचिंग की जो फीस होती है वो 2 लाख से तो हमेशा ऊपर ही रहती है। कोई बहुत अच्छी कोचिंग अगर ज्वाइन करनी है आपको तो उसका जो फीस होता है वो 2 लाख 10 हज़ार 20 हज़ार इस टाइप से होता है, 2.5 लाख तक भी होता है। और ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ने पर ख़त्म हो जाता है, दोबारा तिबारा भी पढ़ना पड़ सकता है। और अगर कोई छोटा मोटा कोचिंग है तो भी ऐसा नहीं है कि कोई कम में हो जाता है, 1 लाख तो लग ही जाते हैं। और ये सिर्फ कोचिंग का खर्च है, इतना फीस सिर्फ कोचिंग में भरना होता है। और जो आप रह रहे हो, खाना पीना, जैसे भी रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, रूम लेके रह रहे हो, चाहे जैसे भी रह रहे हो, दूसरे शहर में रह रहे हो, तो उसका खर्चा अलग से है। और दोस्तों आपको पता ही है जहाँ पे बड़े बड़े कोचिंग्स होते हैं वहाँ की जो अगल बगल की चीज़ें होती है वो खुद पर खुद महंगी हो जाती है, आपको इतना तो जानकारी होगा ही। तो दोस्तों बात ये है कि ऐसा नहीं लगता कि कोई बताना ही नहीं चाहता है कि यूपीएससी का सिलेबस है कैसे, इसको पढ़े कैसे। ऐसा नहीं लगता है कि बच्चों को जानबूझ के गुमराह किया जा रहा है और कोचिंग सेंटरों के द्वारा पैसा बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। सिर्फ बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, उनको नहीं समझाया जा रहा। हर कोई बच्चे को बस अंधेरे में रखना चाहता है, क्योंकि जो टीचर लोग हैं जो अपनी
वो टीचर बने कैसे हैं? वो बने हैं अपनी ज़िंदगी झोंकने के बाद। उन्होंने इस फील्ड में अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक दी है, तब कहीं जाकर के वो ऐसे टीचर बन पाए, इतने बड़े टीचर बन पाए, नामी टीचर बन पाए। लेकिन वो इस फील्ड में आने के बाद भी जो चीज़ें उन्होंने देखी है, सही है, झेली है, और जिसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट हुआ, बर्बाद हुआ, वो ऐसा नहीं करते कि हाँ वो चीज़ें दूसरे बच्चों को समझाएं कि हाँ आपका टाइम इस तरह से वेस्ट ना हो। जो इसकी सीक्रेट्स हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम को पास करने के जो सीक्रेट्स है, वो बच्चों तक नहीं पहुँचाते हैं, बल्कि उसे अंधेरे में रखते हैं, और हमेशा अंधेरे में ही रखना चाहते हैं। नहीं बताना चाहते हैं कि आईएएस को पास करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है और स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से। ये बच्चा हमेशा खुद ही पढ़ता है, कि जो पढ़ भी रहा है तो बहुत मुश्किल से पढ़ता है, बहुत मुश्किल से बनता है दोस्तों, क्योंकि वो खुद की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। इस एग्ज़ाम में ना, अगर आप किसी भी तरीके से पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से पढ़े हो, मुझे लगता है तभी भी 60% बच्चे की अपनी मेहनत ही होती है हर फील्ड में। अगर वो किसी भी मतलब कि या तो मैथ के बैकग्राउंड से आ रहा है, या जीएस बैकग्राउंड से आ रहा है, या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आ रहा है, जितने भी बैकग्राउंड से आ रहा है, मुझे लगता है कि फिर भी 60% उसकी खुद की मेहनत होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। दोस्तों सोल्यूशन के बारे में बात करने से पहले हम एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि ये एक ट्रैप बनता जा रहा है। यूपीएससी ट्रैप जो है ना, ये इसे ही कहते हैं, क्योंकि कोचिंग वाले जो है ना समझाना नहीं चाहते। जो सेल्फ स्टडी से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो ये और भी मुश्किल है। ये सभी एक यूपीएससी ट्रैप है, और ये सब साबित करती है कि हाँ किस तरह से बच्चों को फंसाया जाता है। मतलब ऐसा है कि अपने ही देश के जो लोग हैं वो पैसा कमाने के लिए अपने ही देश के युवा को बर्बाद करते हैं, और ये बिल्कुल सही है। अपने ही देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में रखते हैं, उनको नहीं बताते हैं। जो वो अपना एक बहुत ही अच्छा करियर बना सकते थे उस टाइमिंग पे, वो टाइमिंग उनका वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के जो कमाने वाले लोग हैं उनको मतलब पैसे बनाना है उनसे, इस वजह से उनका पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। भले ही आपको इस बात से गुस्सा आता होगा, लेकिन आप कुछ देर के बाद इसको सही मानिएगा। दोस्तों मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा 12 के बाद स्टार्ट करता है, समझ लीजिए 12 के बाद उसने कोचिंग शुरू कर दी। जो बच्चे सीरियस होते हैं वो 12 के बाद स्टार्ट कर देते हैं, जिनके माता पिता का सपना होता है, जो पढ़ाना चाह रहे हैं, तो 12 के बाद स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए उन्होंने कोचिंग में एडमिशन लिया, कोई भी कोचिंग हो, 18 मंथ 20 मंथ ऐसे बोलते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों 2 साल मान के चलिए, 2 साल लग ही जाते हैं। तो 2 साल के लिए उन्होंने कोचिंग को ज्वाइन किया। सोचिए दोस्तों वो 12 में है, उन्होंने 2 साल के लिए कोचिंग ज्वाइन किया है, वो थक भी रहे हैं, अपना ग्रेजुएशन का पढ़ाई भी कर रहे हैं। 2 साल में उनको बहुत सारा टाइम भी मिलता है, और जो उनको कोचिंग में पढ़ाया गया है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद तो होता नहीं है, क्योंकि उनको बेसिक पढ़ाया गया है, और बेसिक बहुत ज़्यादा लेंदी पढ़ाया जाता है। अगर उन बेसिक जो पढ़ाया गया है, आपको कोचिंग के नोट्स दिए गए हैं, मतलब वो होता है ना कि हमें जो दूध है वो दूध से मक्खन हमें खुद नहीं मिलता, निकालना पड़ता है। तो वैसी बात हो जाती है कि जो कोचिंग का नोट्स है वो डायरेक्ट हमारे किसी काम का नहीं आता है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें छाट के निकालनी पड़ती है। तो 2 साल उन्होंने कोचिंग करी, समझ लीजिए, मान के चलते हैं 2 साल बच्चे ने कोचिंग करी, और उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम देने का टाइम आया तो एग्ज़ाम तो 3 साल के बाद ही देंगे, 3 साल के बाद एग्ज़ाम देंगे। उन्होंने जो 2 साल पहले, साल भर पहले जो पढ़ कर रखा था उनका रिवीजन करना, प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का 70% पेपर तो करंट अफेयर से आता है। फिर वो सारी चीज़ें पढ़ना है, रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज वगैरह देनी है, और भी बहुत सारे काम करने, उसके बाद एग्ज़ाम देना है। दोस्तों 2 साल जो एग्ज़ाम्स में बच्चा पढ़ रहा था, ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था दोस्तों, उसमें इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। और जो कोचिंग होती है उसका जो नोट्स है वो 10% से ज़्यादा इस एग्ज़ाम में फ़ायदा उनको नहीं देता है, क्योंकि वो पुराना हो चुका है, वो उन्होंने बहुत पहले पढ़ा था, और पहले पढ़ा था तो फिर दोबारा से जब पढ़ेंगे तो उनमें उनका टाइम ज़्यादा लगेगा, जिससे उनको थकावट ज़्यादा होगी, यानी कि उनकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में ही लग कर रह जाएगी। अब चलिए बात करते हैं दूसरे बारे में कि बीए में जो पढ़ चुका है उसके बाद जो 2 साल कोचिंग करता है उनका क्या हाल होता है। तो समझ लीजिए कि एक इंसान है जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, अब बारी आ रही है कि उनको अब एग्ज़ाम देना है, मतलब यूपीएससी का एग्ज़ाम भी देना है, और प्लस कोचिंग भी साथ में करनी है। तो उन्होंने कोचिंग स्टार्ट करी। उस समय जब वो एग्ज़ाम देते हैं, हो सकता है किसी का पीटी नहीं हुआ, या अगर पीटी नहीं हुआ तो वो भी ठीक ही रहता है, क्योंकि 1 साल में आपका जो सिलेबस की पढ़ाई है वो पूरी नहीं हुई है, कोचिंग में पूरी पढ़ाई नहीं करवाई जा सकती है। और अगर जो पास कर लेता है तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं है। अगर उन्होंने किस तरह पीटी पास भी कर लिया है तो बाकी चीज़ें तो उन्होंने पढ़ नहीं रखा है, वो मुश्किल में आ जाते हैं फिर, या फिर जल्दी जल्दी पढ़ के उनको कवर अप करना पड़ता है, और ये इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। दोस्तों इस एग्ज़ाम में ना एनर्जी का बहुत 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 ज़्यादा मायने हैं। और फिर
2 साल तक जो है प्रिपरेशन जब कर रहे हैं उस समय फिर संसाधन की भी कमी हो जाती है। ऐसा नहीं है ना कि आप 2 साल एग्जाम अति करो, 2 साल पढ़ाई करो और फिर आपके संसाधन बिल्कुल वैसे के वैसे हो, नहीं ऐसा नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने स्टार्ट करा है, अगर ग्रेजुएशन आपने 22 की उम्र में भी किया है तो 23-24 साल आपका ये कोचिंग करने में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद भी हमारे पास वो संसाधन नहीं बचते हैं, फैमिली का वो सपोर्ट हमारे पास नहीं रहता है। इस एग्ज़ाम में फैमिली का सपोर्ट वगैरह भी बहुत ज़रूरी है, फिनेंशियली प्रॉब्लम भी इसमें बहुत आती है। और इस एग्ज़ाम में वैसे भी हम लोग ठगे भी बहुत जाते हैं, किताबों में हर चीज़ में ठग जाते हैं। या तो आप किताब लेने जा रहे हो, कोचिंग नोट्स लेने जा रहे हो, उसमें परेशानी आ रही है, मतलब हर चीज़ में मुसीबत ही मुसीबत है। अगर कोई ऑनलाइन कोर्सेस वगैरह भी ले रहे हो उस समय तो बातें तो इतनी अच्छी अच्छी करी जाती है, आपने परचेस कर लिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि ठीक है पढ़ तो रहे, अगर बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल है तो वो भी हमारे किसी काम का नहीं रहता है, अगर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल है तो अगर बच्चा बेसिक लेवल का है तो भी वो किसी काम का नहीं रह जाता है। और या फिर इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा दिया जाता है कि बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं आता, और ऊपर से उसमें लिमिट भी लगी रहती है कि आप सिर्फ इस वीडियो को 2 या 3 बार ही देख सकते हैं, इससे ज़्यादा देख नहीं सकते। यानी हर सूरत में पैसा बर्बाद ही होता है। चलिए तो अब बात करते हैं। और अगर इसमें एक बहुत मेन बात ये भी है कि अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद तैयारी को स्टार्ट करा है, अगर आप लड़का है फिर तो थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, क्योंकि लड़कों पे कहीं ना कहीं कमाने की जिम्मेदारी रहती है। अगर आप लड़की हैं तब मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पहले ग्रेजुएशन जो कि आपने 22 साल की उम्र में कंप्लीट कर लिया, उसके बाद कोचिंग जो कि आपको 24 साल की उम्र में आपने कंप्लीट कर रहे हो आप, और उसके बाद भी अगर आपका नहीं हुआ तो कितनी सारी मुश्किलें हैं। और इन 2 सालों के बीच सच पूछिए तो नहीं ही होता है ज़्यादातर का, अगर किसी का प्रीलिम्स भी निकल गया ना तो भी बहुत मुश्किल ही आती है, बहुत कम बच्चों का ही होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी का नहीं होता है, किसी किसी का हो जाता है जिसने पहले से तैयारी कर रखी थी, जिनको थोड़ा इसके बारे में स्मार्टनेस वाला आइडिया है तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं पता है तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अगर लड़की है तब तो मुश्किल ही आ जाती है, क्योंकि फिर संसाधन बराबर नहीं रह सकते ना, कि आपको फिर माता पिता ने उतना पढ़ाया, फिर 2 साल आपको कोचिंग भी कराई, उसके बाद भी संसाधन बराबर नहीं रहते हैं, वो आप पे उतना ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन होता है, जो हमने इसके बारे में पहले बोला था। दोस्तों इसका सोल्यूशन तो एक ऐसा नहीं है कि मेन कोई सोल्यूशन है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों से हम लोग ज़रूर समझ सकते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों पहली चीज़ें तो ये मैं कहूँगी कि अगर आपने जब कोचिंग ज्वाइन कर लिया है तो कोचिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखें। ऐसा नहीं सोचे कि कोचिंग आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहा है। दोस्तों कोचिंग का जो डार्क साइड है ना, वो एक क्या, मैं ऐसे कई वीडियो बना दूँ तो भी पूरा नहीं कर सकती हूँ मैं कोचिंग पे, लेकिन ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी। और दूसरा मैं कहूँगी कि बहुत जल्दी जल्दी ट्राई करें। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक चीज़ को पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या एक हिसाब से पढ़ रहे हो, अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उस चीज़ को, उस मेथड को बहुत जल्दी डाइवर्ट करना सीखो, बहुत जल्दी चेंज करना सीखो कि हाँ मुझे इस मेथड से मेरे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे इस चीज़ को तुरंत ही चेंज करना है, चाहे जैसे भी करना है। और स्टडी को थोड़ा सा फास्ट रखें, कोशिश करें कि कोचिंग में जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उसके हिसाब से आप भी चलें, स्पीड मैच करें उसका, और देखो कहाँ से क्या मिल रहा है, कहाँ से फ़ायदा हो रहा है। चीज़ों को बहुत अच्छे से समराइज़ करिए कि हाँ मुझे किस चीज़ में, और एकदम सब्जेक्ट वाइज करिए। इस सब चीज़ों में दोस्तों भागिए मत, इस सब चीज़ों से। अगर आप सब चीज़ों से भागेंगे ना तो फिर ये सिलेबस आपको और ज़्यादा भगाएगा। इसलिए इस बातों का ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश ना करें, इस बात को जरूर देखिए कि मुझे फ़ायदा कहाँ से हो रहा है, और कुछ चीज़ें बहुत जल्दी शुरू करने की कोशिश कर दें। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे बहुत सी चीज़ें कहते हैं कि भाई अभी हमने स्टार्ट ही करा है तो हमारे पास ज़्यादा कंटेंट नहीं है, हम कैसे आंसर राइटिंग करें। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। या फिर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1 घंटे 2 घंटे लग जाता है, तो फिर बच्चे फिर डिमोटिवेट होने लगते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ों से बचें, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन को अपने ऊपर हाई नहीं होने दें। अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, आप यकीन मानिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको पहले सप्ते दूसरे सप्ते धीरे धीरे आपका टाइम कम होता जाएगा। हो सकता है आपको पहले सप्ते में 1-1.5 घंटा लग रहा हो, ये टाइम धीरे धीरे कम होता जाता है। और शुरू जब हम पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, हमें पता नहीं चलता है कि एग्जाम के अकॉर्डिंग सही क्या है, लेकिन इन चीज़ों को 1-2 महीने में सही किया जा सकता है। तो दोस्तों डिमोटिवेट ना हो, बिल्कुल सही तरीके से तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से पहले ही स्टार्ट कर लें। थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया, कोई भी एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट को पढ़ने में 3 से 4 महीना 5 महीना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, तो स्टार्ट कर ले। न्यूज़पेपर भी बहुत जल्दी पढ़ना शुरू कर दे दोस्तों, न्यूज़पेपर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है PYQ MCQ, ये सब बहुत जल्दी करने लगे दोस्तों। PYQ MCQ में फ़र्क होता है, आई थिंक आपको इसके बारे में पता होगा। और मंथली मैगजीन तो बिल्कुल ना छोड़े, मंथली मैगजीन से आपको बहुत चीज़ें को समझ में आएगा कि किस तरह से पढ़ना है। मंथली मैगजीन नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ पढ़ना ही है, मंथली मैगजीन हमेशा लेके चलना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मंथली मैगजीन स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते, और स्टार्टिंग में बहुत बच्चे नहीं करते हैं, क्योंकि जब पढ़ने बैठते हैं लिखने बैठते हैं तो उनको लगता है कि ठीक से नहीं लिखा रहा है। पर दोस्तों यकीन मानिए, याद करने का जो एक होता है ना ऑप्शन, एक मैथड होता है याद करने का, जो आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद कैसे रहेगा ज़्यादा टाइम तक, इसके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है आंसर राइटिंग करना। आंसर राइटिंग करेंगे
करेंगे आपको समझ में भी आएगा कि मुझे कहाँ पर ध्यान देना है जब मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो कौन सी चीज़ों को मुझे नोटिस करना है। दोस्तों चलिए आज का वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और एक बात कहना चाहेंगे, जिंदगी का फ़लसफ़ा कुछ ऐसा हो जिसकी किस्मत देर से खुले उसको फ़ायदा ज़्यादा हो। तो दोस्तों आज का वीडियो चलिए यहीं पर विराम देते हैं इस वीडियो को। दोस्तों एक बात और भी कहना है कि जो मतलब इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं ना यूपीएससी टॉपर्स लोग, वो लोग भी पता नहीं क्यों उनको भी क्या हो जाता है। कुछ टॉपर्स तो बता देते हैं कि हाँ कोचिंग वाले ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, पर बहुत सारी चीज़ें कुछ जो स्टूडेंट है यूपीएससी टॉपर्स है वो छुपा लेते हैं, बहुत सारी बातों को नहीं बता सकते हैं, पता नहीं क्यों नाम नहीं लेने देते हैं कि हाँ इसका नाम नहीं ले सकते उसका नाम नहीं ले सकते। पर दोस्तों सच मानिए कोचिंग में बहुत सारी धांधली होती है। मैं इसके ऊपर कभी सेपरेट वीडियो आपको बना के जरूर समझा दूंगी, बता दूंगी कि कैसे कैसे क्या खेल होता है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी, कुछ बातें थी जो मैं चाहती थी कि आपको भी बातों का पता हो और इन सब बातों पे ध्यान दें। दोस्तों एनर्जी का बहुत 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 ज़्यादा इस एग्ज़ाम में मतलब बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू है। सारा खेल ही एनर्जी का है। अगर आपका एनर्जी खत्म हो गया तो फिर इस एग्ज़ाम को देने का आप एनर्जी नहीं जुटा पाएंगे, लास्ट समय में कितना पढ़ना है उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। और